सीएपीएफ एस्पिरेंट्स 2025 का जो सीएपीएफ पेपर 2 का एग्जाम होगा उसमें इंडियन जुडिशरी से कनेक्टेड क्वेश्चन आने की उम्मीद है। द रीजन इसका ये है कि 2024 और 2025 में इंडियन जुडिशरी का जो वर्डिक्ट आया था या इंडियन जुडिशरी से कनेक्टेड जो इवेंट हुआ था या इशू हुआ था वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है और इसी की वजह से जुडिशरी कनेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो क्या क्या इवेंट्स हुए थे पहले हम इसका जिक्र कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन जुडिशरी से कनेक्टेड क्या क्या इवेंट्स हुए थे या क्या क्या वर्डिक्ट हुआ है वो उसके बारे में बात करना है 2024 और 25 का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड जो शुरू हुआ था 2017 में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना 2025 में। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था और मतलब आप सोच रहे हैं ये वाला जो वर्डिक्ट आया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बैन करना चाहिए। आप ये सोचिए 2017 से लेकर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन को डिले किया। तो जब भी कोई भी डिसीजन मतलब कि कोई ऐसा बहुत सेंसिटिव इशू है और जिसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट नहीं ले रहा है, जिसपे वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा है, तो इसको हम जुडिशियल इवेजन भी कहते हैं। तो जुडिशियल इवेजन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलने के लिए 8 साल लगा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट था। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल लॉज इंप्लीमेंट किया है 2024 में। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मॉडर्नाइज हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। नेक्स्ट है बुलडोजर जस्टिस। बुलडोजर जस्टिस में क्या होता है कि कोई भी इमारत है, बिल्डिंग्स है, कोई भी प्रॉपर्टी है, उसको सीधा का सीधा डिमोलिश कर दिया जाता है। इसको कहते हैं बुलडोजर जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है कि बुलडोजर जस्टिस के अगेंस्ट गाइडलाइन दिया है कि कोई भी प्रॉपर्टी को डिमोलिश करते हैं तो उसका ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, सीधे जाके डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है बिल्किस बानो केस में, ये बहुत जबरदस्त सिग्निफिकेंट ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है जिसने गुजरात गवर्नमेंट के डिसीजन कि है ना, जो 11 कन्विक्ट्स थे उनको रिलीज करने का जो डिसीजन था उसको ओवरटर्न कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट रहा हुआ है। नेक्स्ट जो इवेंट हुआ था वो गवर्नर का। तो गवर्नर जो डिले कर रहे थे बिल को एसेंट करने में, तमिलनाडु के गवर्नर, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, न कि गवर्नर, प्रेसिडेंट के लिए भी 3 मंथ डेडलाइन निर्धारित कर दिया है। फिर संभल मस्जिद केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ संभल मस्जिद केस में कि लोकल कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि संभल मस्जिद को का सर्वे होना चाहिए, उसकी वजह से कम्युनल टेंशन हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन को फिर से डिले कर दिया और बोला कि इलाहाबाद का हाई कोर्ट डिसीजन लेगा। इसको भी हम लोग कहते हैं जुडिशियल इवेशन, जहां पे कोर्ट अपने वर्डिक्ट नहीं देता है और डिफर कर देता है या डिले कर देता है वर्डिक्ट देने में जानबूझ के, तो उसको हम जुडिशियल इवेजन कहते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर जस्टिस यशवंत वर्मा कैश स्कैंडल हुआ था जिसमें जब अनअकाउंटेड कैश डिस्कवर हुआ था जस्टिस यशवंत वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस में। तो ये बहुत बड़ा ब्लॉट है जुडिशियल इंडियन जुडिशरी पर। फिर मोतिहारी कोर्ट में क्या हुआ था कि एक सील्ड बैग था जिसमें 24 केजी हशीश था, ड्रग्स होते हैं। उस बैग में, सील्ड बैग में हशीश के बदले फिर क्या मिला? ब्रिक और स्टोन मिला। तो इससे से पता चलता है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि कोर्ट के अंदर ही वो रिप्लेस हो गया। तो इससे पता चलता है कि जो जुडिशरी का जो इंटीग्रिटी है, उसका जो डिग्निटी है, उस पे क्वेश्चन लग जाता है। फिर बार काउंसिल एक्शन एंड लीगल कम्युनिटी कंडक्ट। तो केरला के बार काउंसिल ने एक एडवोकेट को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उस एडवोकेट ने एक जूनियर लॉयर को असॉल्ट किया था। तो ये जो 3 पॉइंट है, 7th, 8th और 9th, ये
अच्छा खासा एविडेंस है ऑफ जुडिशियल मिसकंडक्ट का। इसके अलावा बहुत सारे कंप्लेन जजेस के अगेंस्ट है। डेटा कंपाइलिंग 2021 रिवील्ड ओवर इतना कंप्लेंट इंक्लूडिंग एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट जुडिशियल ऑफिसर्स, लैक ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑन हाउ दीज कंप्लेंट्स आर एड्रेस्ड, और किस तरह से ये कंप्लेंट को एड्रेस किया जाता है, कुछ भी इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिर जुडिशियल अपॉइंटमेंट में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि कॉलेजियन सिस्टम है, उसके अंदर क्लोज डोर के अंदर अपॉइंट जजेस को अपॉइंट किया जाता है, किसी को कुछ नहीं पता चलता है। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव का भी रोल होना चाहिए इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। फिर शॉर्टेज ऑफ जजेस है। 2025 रिपोर्ट से पता चलता है कि 15 जजेस हैं 1 मिलियन पीपल पर। और फिर हाई कोर्ट वैकेंसी रिमेन इनसिग्निफिकेंट, बर्डनिंग एग्जिस्टिंग जजेस विद हैवी केस लोड्स। विमेन रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज इंप्रूव्ड, और हायर कोर्ट में प्रॉब्लम है, अंडर रिप्रेजेंटेड है विमेन। तो ये सारे इवेंट्स हुए हैं, ये सारे इश्यूज हैं। अब इस पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? पहला क्वेश्चन आ सकता है जुडिशियल ओवररीच पर। जुडिशियल ओवररीच का मतलब होता है कि जो जुडिशरी है, आपको पता है सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी का अलग फंक्शन, एग्जीक्यूटिव का अलग फंक्शन है इम्प्लीमेंट करने का, लेजिस्लेटिव का लॉ लॉ मेकिंग का फंक्शन है। तो तीनों का ये सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव में। तो कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है, वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है। उसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में, वो कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, जैसे बैन ऑन सेल ऑफ लिकर, ये भी जुडिशियल डिसीजन था, जहां पर एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं था। जहां पे एग्जीक्यूटिव का रोल होना चाहिए, तो वहां पे जुडिशरी का रोल है। फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2023 में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि दिल्ली इलेक्टेड गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स पे। तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जिसको जुडिशरी परफॉर्म कर रहा है। ओके। तो इसीलिए सेंटर ने कोर्ट को अक्यूज भी किया था कि यू आर एक्चुअली गवर्निंग। गवर्न करने का हमारा काम है, एग्जीक्यूटिव कहता है गवर्न करने का हमारा काम है, मगर जुडिशरी गवर्न कर रहा है। तो इस तरह से एक्यूजेशन भी चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजिस्लेटिव इनएक्शन लेजिटिमाइज जुडिशरी इंटरवेंशन। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी को अक्यूज कर रहा है कि आप एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जुडिशरी ये कहता है कि हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि लेजिस्लेचर जो है और एग्जीक्यूटिव जो है, दोनों कोई कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। तो उनका जो इन एक्शन हो रहा है, यानी वो कोई जब एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसी की वजह से जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ता है, इंटरफेयर करना पड़ता है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है, पार्लियामेंट ने एलजीबीटीक्यू के लिए कोई भी उस इश्यू को कोई एड्रेस ही नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू को एड्रेस किया और डीक्रिमिनलाइज कर दिया कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्ट्स को। और जो पीआईएल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो भी लेजिस्लेटिव इनएक्शन की वजह से ही ये पीआईएल, सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल का इनिशिएटिव लिया था, 1980s की बात है। ओके। अब जुडिशरी जो है लेजिस्लेटिव को एक्यूज कर रहा है, लेजिस्लेटिव है जुडिशरी को एक्यूज कर रहा है, तो इसलिए दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन हो रहे हैं। ओके। तो इसीलिए ये भी क्वेश्चन आएगा। और क्यों कन्फ्रंटेशन हो रहा है? जुडिशियल ओवररीच की वजह से कन्फ्रंटेशन हो रहा है, लेजिस्लेटिव इनएक्शन की वजह से कन्फ्रंटेशन हो रहा है। ओके। नेक्स्ट, रोल ऑफ जुडिशियल इवेजन इन अंडरमाइनिंग लीगल अकाउंटेबिलिटी। तो जुडिशियल इवेजन क्या होता है? कोई भी सेंसिटिव मैटर है, सेंसिटिव इश्यू है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को इंस्टेंट वर्डिक्ट देना चाहिए, जैसे संभल मस्जिद केस का है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का था। तो अगर जुडिशरी
इवेड कर रहा है, अवॉइड कर रहा है डिसीजन लेने में, तो उसको हम जुडिशियल इवेजन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जुडिशियल इवेजन की वजह से लीगल अकाउंटेबिलिटी अंडरमाइन हो रही है, तो आपको दोनों को कनेक्ट करके इसका कंटेंट तैयार करना है। नेक्स्ट है जुडिशियल इंडिपेंडेंस अपहोल्ड्स डेमोक्रेसी बाय प्रिवेंटिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस इन जुडिशरी। अब देखिए, आप ये तीनों ऐसे क्वेश्चन देखिए, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है, इसी की वजह से एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेटिव का कोई रोल ही नहीं है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में कोई रोल नहीं है, या फिर वर्डिक्ट में कोई रोल नहीं है, किसी का भी नहीं। जुडिशरी अपने आप में पूरा इंडिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन यही है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए, और अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस जुडिशरी में होगा तो इससे डेमोक्रेसी क्रैश डाउन हो सकता है। ओके, तो दोनों क्वेश्चन मिलता जुलता ही है। नेक्स्ट आर्गुमेंट क्वेश्चन बन सकता है, इंडियाज प्रोसेस ऑफ impeachment of judges protect judicial independence but blurs its accountability। यहां मैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बता दूं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि डेमोक्रेसी सरवाइव करे। ओके, ऐसे जुडिशरी कहते हैं। मगर एग्जीक्यूटिव का कहना ये है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस ना हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए कि अंदर जुडिशरी के अंदर क्या हो रहा है वो पता चलना चाहिए। तो उसकी वजह से एग्जीक्यूटिव ने ये कहा कि भाई, और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा से ये बात बोल रही है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें सिर्फ जजेस ही हैं जो अपॉइंटमेंट दूसरे जजेस का करते हैं, तो उसमें एग्जीक्यूटिव का भी रोल होना चाहिए, उसमें लीगल एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए, उसमें रिसर्च स्कॉलर्स भी होने चाहिए अपॉइंटमेंट में। और फिर एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट भी था जो 2016 में ये एक्ट पास हुआ था, मगर जुडिशरी ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने। फिर ऑल इंडिया जुडिशरी एग्जामिनेशन की भी बात हुई थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। यूपीएससी के लाइन पर ही ऑल इंडिया जुडिशरी एग्जामिनेशन कंडक्ट होना चाहिए, और जो उसमें एग्जाम को क्लियर कर लेगा वो जज बन सकता है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो जहां जहां गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी आए, इंडिपेंडेंस हो मगर ट्रांसपेरेंसी आए, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी आए, अकाउंटेबिलिटी बढ़े, ट्रांसपेरेंसी आए, तो उसके लिए मतलब जो गवर्नमेंट है वो एनजेएससी एक्ट की शुरुआत की, मगर उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जामिनेशन, उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। कॉलेजियम सिस्टम में एग्जीक्यूटिव का रोल होना चाहिए, उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया जुडिशरी ने। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट और जुडिशरी में दोनों में बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं, India's process of impeachment of judges protect judicial independence but blurs its accountability। Impeachment of judges तो जजेस का, अगर जजेस पता चलता है कि भाई जजेस ने कोई मिसकंडक्ट किया है तो जजेस का इम्पीचमेंट हो सकता है, मगर इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसी की वजह से 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी करके एक जज थे, तो उनका पता चल गया था, एविडेंस भी था कि फाइनेंशियल मिसकंडक्ट किया इन्होंने। ओके, कुछ घपलेबाजी किया है, पैसों का हेरा फेरी किया है, पता भी चल गया था, मगर उनका भी इम्पीचमेंट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। अंडरस्टूड? तो यहां पर यही बोल रहा है कि जो इम्पीचमेंट ऑफ जजेस का जो प्रोसेस है इतना कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना है, मगर इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है ना, वो खत्म हो रही है, वो ब्लर हो रही है। तो इस पे आर्ग्यूमेंट है। तो इस आर्ग्यूमेंट में आपको लिखना है कि इम्पीचमेंट ऑफ जजेस का जो कॉम्प्लिकेशन है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, और फिर इसके फेवर में लिखना है। और फिर अकाउंटेबिलिटी को ब्लर कर देता है, ये आप अगेंस्ट में लिखोगे। ओके, फिर है लीगल टेक्नोलॉजीज ट्रांसफॉर्मिंग द नेशन सेंट्रिक लीगल इकोसिस्टम इनटू ग्लोबल वन। तो इसमें आपको वर्चुअल क्रॉस बॉर्डर एक्सेस टू जस्टिस के बारे में बात करनी है।
नेक्स्ट है an inclusion of distinguished academia in judiciary enhances the quality of judiciary output। तो वही बात है, बार बार गवर्नमेंट कह रहे हैं कि भाई कॉलेजियन सिस्टम है, उसमें लीगल एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए, रिसर्च स्कॉलर्स भी होने चाहिए। तो और दूसरी चीज है, जुडिशरी कोर्ट कोई वर्डिक्ट दे रहा है या अपॉइंटमेंट हो रहा है तो उसमें वो रिफॉर्म भी आ सकता है। और मतलब एक डीप एनालिसिस भी कर सकते हैं वर्डिक्ट का। ओके। फिर नेक्स्ट है क्लोजिंग जेंडर गैप इन जुडिशरी। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 4 विमेन जज हैं। ओके, तो जेंडर गैप है जुडिशरी में, और क्यों क्लोज करना जरूरी है ये भी आपको लिखना है। आप लोग सबसे पहले तो आप लोग बता दो कि डेटा दे सकते हो। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में, जैसे सेकंड पैराग्राफ में आपने डेटा दे दिया, इंट्रोडक्शन में आपने जुडिशरी के बारे में बता दिया, सेकंड पैरा में आपने पूरा डेटा दे दिया कि विमेन अंडर रिप्रेजेंटेटेड है। तो फिर उसके बाद थर्ड पैरा से यू टॉक अबाउट क्यों जेंडर गैप को क्लोज करना है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, वर्डिक्ट में क्या बेनिफिट मिलेगा। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपॉइंटिंग रिटायर्ड जजेस ऑन अडॉक isn't a lasting fix for judicial efficiency और retirees stability। तो इस तरह से बात हुई थी कि जो रिटायर्ड जजेस है, क्योंकि शॉर्टेज है जजेस का, तो केसेस को हैंडल करने के लिए रिटायर्ड जजेस को अडॉक बेसिस पे लिया जा सकता है। इससे जुडिशियल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और रिटायरीज जो हैं वो लोग को भी काम मिल जाएगा। तो इस पे आर्ग्यूमेंट है, आप लोग इस पे रिसर्च करना। नेक्स्ट है incorporating external scrutiny beyond the judiciary enhances transparency and accountability within the system। वही चीज है, एक्सटर्नल स्क्रूटिनी कौन, लीगल एक्सपर्ट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, ये सारे, और फिर एग्जीक्यूटिव्स, ओके, मिनिस्टर्स, ये लोग अगर होंगे तो इससे क्या, जुडिशरी में होंगे, कहने का मतलब कॉलेजियन सिस्टम में होंगे, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव मस्ट फैसिलिटेट गवर्नेंस नॉट हिंडर्ड। ये जुडिशरी में इसलिए आ रहा है क्योंकि जो गवर्नर्स थे, गवर्नर्स हैं, स्पेशली जो तमिलनाडु के गवर्नर, उन्होंने क्या किया, बिल अपने पास ही रख रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके, वो 3 महीने, 6 महीने, 2 साल तक बिल अपने पास रखे हुए हैं। तो वो गवर्नर क्या है, एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। तो उनको, अगर वो बिल अपने पास इतना आइडल रखे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसको साइन भी नहीं कर रहे हैं, उसको वापस भी नहीं भेज रहे हैं, तो वो क्या करे, वो गवर्नेंस को हिंडर कर रहे हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया गवर्नर को भी और प्रेसिडेंट को भी कि 3 महीने तक आपको बिल रिटर्न करना है या साइन करके वापस भेजना है। ओके, ताकि गवर्नेंस फैसिलिटेट हो। तो इसीलिए इसको मैंने जुडिशरी में ही इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है गवर्नर और प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट रिपोर्ट क्वेश्चन आ सकता है जुडिशियल रिफॉर्म्स पर। ओके, तो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, इससे पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।